नमस्कार। भारत के जिन्ना यानी असदुद्दीन ओवैसी इतने डरे हुए हैं, आपको बताएंगे उनकी डर की वजह, और वजह बेवजह नहीं है। ओवैसी को अपनी हार सामने खड़ी दिखाई दे रही है और उसका उदाहरण अभी सामने बताएं, उससे पहले जान लो कि माधवीलता ने उनको जिस तरह की चुनौती पेश की है और उनकी जड़ें खोद डाली हैं, जो जीत की जड़ें थीं उनको खोद डाली हैं। माधवीलता और राजा सिंह ने ये बात कही कि ओवैसी फर्जी वोटों से जीतता है और 5 लाख से अधिक फर्जी वोटर हैं, 5 से 7 लाख जिनका कोई वजूद नहीं है। और ये कोशिश रंग लाई। 5 लाख से ज़्यादा ये भारत में संभवतः किसी भी संसदीय क्षेत्र का रिकॉर्ड होगा। 5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और इससे ओवैसी इतना डर गया, जो राहुल को चुनौती पेश कर रहा था कि आके हैदराबाद से लड़ें, और सपा आरजेडी जितने ये मुस्लिम वोट वाले एम फैक्टर को लेके जो INDIA बना है मुस्लिम वोटों के लिए, उनको ओवैसी ताल ठोक के चुनौती दे रहा था। लेकिन अब उन्हीं की शरणम गच्छामी है, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी की शरण में पहुंच गया है। KCR तो पहले से उनके मेल में है, क्योंकि हैं तो वो यम समीकरण वाले ही। तो कांग्रेस वहाँ कैंडिडेट खड़ा करेगी या नहीं खड़ा करेगी, तो डमी कैंडिडेट खड़ा करेगी, और हिंदू मतों को विभाजित करने के लिए ही वो कोई इस टाइप के आदमी को खड़ा करेंगे। यही काम KCR करेगी। रीजन है, एक तो 5 लाख से अधिक फर्जी वोट जिनकी दम पे वो जीतता था वो हटा दिए गए हैं, और माधवीलता की जो उदारवादी छवि है मुस्लिमों में भी है। ये आश्चर्यजनक बात है। वो फायर ब्रांड हिंदू लीडर तो हैं, लेकिन साथ में मुस्लिमों के लिए भी उनके मन में दुर्भावना नहीं है, उनकी भी मदद दिल खोल के करती हैं। तो तेलंगाना के बारे में बता दें कि ये पूरा प्रकरण क्या है, कि ओवैसी कैसे डर गया है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं और 25 सीटें चली गई आंध्रा में। दोनों का चुनाव एक साथ 13 मई को हो जाएगा। तेलंगाना की 17 और आंध्रा की 25। लेकिन बात है तेलंगाना के हैदराबाद की। वहाँ पे 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो चुका है। 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जाना, आखिरी तारीख 26 को जांच होगी। ये जो 26 की तारीख है ये है बेहद खतरनाक, और 29 को होगी नाम वापसी। अब ये जांच का पेच कैसा है समझो, क्योंकि सूरत में भाजपा का सदस्य जीत चुका है, कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, और वो प्रत्याशी इतने डरे हुए हैं कि उन्हें जबरदस्ती उम्मीदवार बना दिया गया। तो उन्होंने ये तिकड़म ढूंढा, और ये केवल यहाँ का नहीं, ये छतरपुर का भी हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो प्रत्याशियों ने, कईयों ने लड़ने से मना किया, कईयों को टिकट दे गई, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, और अब कई कैंडिडेट ये तिकड़म लगा रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने में वो इस तरह की गलती जानबूझ के कर दें कि उनका नामांकन रद्द हो जाए। यही जान बचाने का तरीका है। तो अब स्थिति ये बनी कि ओवैसी तो पूरी कमर कसे, और उन्हें मालूम हैदराबाद में कौन 5 लाख वोट जब उनके अलग से एक्स्ट्रा जेब में डाल के घूमता है तो फिर तो कहने क्या। लेकिन अब वोट तो हट गए। कांग्रेस पूरी तरह से मदद कर रही है। उसका उदाहरण देखो कि माधवीलता ने प्रतीकात्मक रूप से, काल्पनिक तौर से रामनवमी की जो यात्रा हुई, जो जुलूस निकला, उसमें उन्होंने सरसंधान किया, यानी एक काल्पनिक तीर चलाया आकाश की ओर, और उससे कितना डर गए कि FIR दर्ज करवा दी गई। काल्पनिक केवल एक तीर
चलाने के एक्शन से, जबकि बयानवीर कैसे कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और जाने कितने INDI के क्या क्या सनातन धर्म के लिए बोल चुके हैं। खैर छोड़िए, मामला इससे हटके है जिसमें ओवैसी का डर लगा। और वहाँ पर हुआ क्या है कि ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। एक सीट से, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, जो कि उनकी पैतृक सीट है, बपौती है, उस पे ओवैसी बंधु दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब आप कहेंगे क्या ये दोनों लड़ेंगे? ये दोनों लड़ेंगे नहीं, ये इनका डर है कि कहीं ओवैसी का नामांकन रद्द न हो जाए, क्योंकि माधवीलता ने ओवैसी की कई पोल खोल के रख दी हैं और कई चीजें उन्होंने अपने नामांकन पत्र में घोषित नहीं की हुई होंगी। तो ओवैसी को पूरा डर है कि उनका नामांकन ही रद्द हो जाएगा। नामांकन रद्द होने पर ओवैसी कोसेंगे, चंडीगढ़ की याद दिलाएंगे, मसीह का नाम लेंगे और अकबरुद्दीन के प्रति सिंपैथी मुस्लिमों में तैयार करके उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। और ओवैसी की हार के लिए तारीख भी देखिए कि जो 13 तारीख को मतदान होगा, इसको कुछ लोग अनलकी मानते हैं। हालांकि पाश्चात्य सभ्यता में रमे हमारे सनातनी भी कई 13 को अनलकी मानते हैं, जबकि 13 तारीख बेहद शुभ होती है। सत्य सनातनों में 13 का आंकड़ा बिल्कुल कहीं से उसमें राई रत्ती भर भी कोई ऐसा नहीं है कि जिससे उसे अशुभ कहा जाए। भगवान भोलेनाथ का उस दिन व्रत किया जाता है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में, विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस में, इसको अशुभ माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर आपने वो चित्र देखा हो, लास्ट सफर, सफर नहीं सफर, SUPPER, लास्ट सफर, ईसा मसीह, 13 लोगों का वो फोटो फ्रेम कई लोगों के घर में मिलेगा। केवल ईसाइयों के यहाँ नहीं, कई दूसरे, क्योंकि आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में वो लास्ट सफर की फोटो घरों में हम देखा, हिंदुओं के यहाँ, कईयों के यहाँ लगी देखी जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ चुके। तो वो लास्ट सफर ये था कि ईसा मसीह ने जो ये लास्ट का रात्रि भोज किया, उसमें उन्होंने ये घोषणा कर दी थी अपने शिष्यों में, वो सभी शिष्य थे, कि इन्हीं में से, आप ही लोगों में से कल कोई गवाही देगा। जिसके बाद उन्हें सूली पे टांगा गया था, सभी को मालूम है। तो 13 को इसलिए अशुभ माना जाता है। और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में शासन किया है, वो कल्चर पूरी दुनिया में रचा बसा है। तो 13 के अंक को इसलिए अशुभ माना जाता है। सनातन संस्कृति में कोई अंक अशुभ होता ही नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग महत्व होता है। किसी के लिए कोई अंक, न्यूमरोलॉजी में भी शुभ है तो किसी के लिए दूसरा। तो खैर ये है मामला। और एक ASI उमा को, जो कि माधवीलता की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, उसने हाथ मिलाया और गले मिल ली, तो इस पे उसे निलंबित कर दिया कांग्रेस सरकार ने। तो खैर ये सब करने दो। और जनता में मैसेज सीधे तौर पे जा रहा है। कांग्रेस ने एक तरफ जो सभी की संपत्ति का आकलन करवा के और उसमें मुस्लिमों को बंटवारे वाली इनडायरेक्ट वे में जो बात कही है, तो सैम पित्रोदा जो इंटरनेशनल कोच कहलाएंगे इनके, जो विदेशों से फंडिंग भी इनके लिए जुटाते हैं, और ये जो बाहर से पैसा आ रहा है जॉर्ज सोरोस टाइप के लोगों के द्वारा, उसमें मेन व्यक्ति हैं सैम पित्रोदा, सत्यन गंगाराम पित्रोदा। इन्होंने नाम सत्यन गंगाराम, ये कारपेंटर परिवार में जन्मे थे गुजरात में, खैर क्रिश्चियन हो गए वो। तो ये उन्होंने कहा कि मोदी ने जो इसका विरोध किया है वो नीतिगत बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये संपत्ति हड़पने वाली स्थिति है। जैसे लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पो नीति थी, ऐसे ये अंग्रेजों की नीति है। और अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर पैतृक संपत्ति जब ट्रांसफर होती है बच्चों में,
संतानों में, तो 55% उसका हिस्सा सरकार ले लेती है। केवल 45% ही संपत्ति विरासत के रूप में संतानों को स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। तो उन्होंने बोला भारत में ये कानून संभव नहीं है और नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कानून है और ये कांग्रेस की योजना है, क्योंकि वो बोलते हैं ना अडानी और अंबानी और ये सब, तो उनकी नज़र इनकी संपत्ति पे है। आपको याद दिला दें, जब कांग्रेस की युति सरकार ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व में बनी थी, तो अंबानी से वसूली के लिए 100 करोड़ तो वो हर महीने वसूल ही रहे थे, लेकिन गृह मंत्री साहब जेल में उसी में गए थे, लेकिन अंबानी से वसूली का प्लान बना लिया था। तो अब ये कानून बना के उनकी संपत्ति जब्त करने की कोशिश करेंगे, ऐसा इनका कहना। हालांकि ये सपने देख लें, बाकी कुछ होना नहीं, 40 सीटों तक कांग्रेस पहुंचेगी नहीं। खैर ये क्या करेंगे, और संपत्ति लालू मुलायम ये सब ममता अभिषेक के जब्त करवाएंगे अपनी क्या, और खुद गांधी परिवार अपनी संपत्ति जब्त कराएगा। खैर ये मसला अलग है, लेकिन ओवैसी के लिए कहा जा सकता है कि जो डर गया समझो मर गया। और ओवैसी इतने डर गए हैं कि एक सीट पे दोनों भाइयों ने पहली बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 26 तारीख उनकी कत्ल की रात होगी कि ओवैसी का नामांकन रद्द होता है कि नहीं, और हो सकता है ओवैसी ने जानबूझ के इस तरह का नामांकन भरा हो कि वो रद्द हो जाए, फिर ये छाती पीटें, ये हो सकता है। तो ध्यान दो, बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो है। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल के कमेंट्स करें ताकि हम अगला वीडियो बनाएं उसी हौसले के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी ताकत, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हमें आपसे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, केवल आपका यही हो सकता है कि आपको अगर पसंद आ रहा, ना पसंद आ रहा आप वीडियो मत देखो, कमेंट्स में भी लिखो कि भाई आप बकवास कर रहे हैं, हमें नहीं पसंद, तो ये लाइक करके आप बताएंगे कि हाँ आपको पसंद आए। धन्यवाद।